Hello students, welcome back to the lecture series of laser or optics in BSc first year. We have started laser in optics as a primary unit. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लेजर के बारे में बात कर रहे थे, लेजर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव किया जा सकता है, या 2 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों नहीं होता, 3 लेवल में होता है तो क्यों मुश्किल होता है, और 4 लेवल में क्यों आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे हमारे लेक्चर नंबर 7 में। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर जो 8 है, इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेजर के बारे में। अब देखो क्या चल रहा था, हमने पहले पढ़ा स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमने तीनों प्रोसेस को समझ लिया, प्रोसेस समझ में आ गई। उसके बाद हमने लेजर बना दी, लेजर बनाना सीख गए हम। लेजर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है वो हमको पता चल गया। लेजर बनाने के लिए एक्टिव मीडियम चाहिए, एक्टिव मीडियम हमको पता चल गया। पंपिंग चाहिए, पंपिंग हमको पता चल गया, ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं उनकी हमें जानकारी हो गई, और जो आवश्यक प्रोसेस है जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन उसका हमको आइडिया हो गया, पंपिंग प्रोसेस उसका हमको आइडिया हो गया, या फिर N2 इज ग्रेटर देन N1 जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो कैसे अचीव किया जाता है, मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। तो अब हम लेजर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम लेजर का निर्माण कर सकते हैं। तो लेजर कैसे कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, उसी के ऊपर ही हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ लेजर। लेजर के प्रकार। लेजर बनाने से पहले हमको समझना होगा कि लेजर किस प्रकार से बनाई जा सकती है, कैसे कैसे लेजर को अलग अलग बनाया जा सकता है। तो लेजर 3 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटी जाती है। 3 चीज़ों के आधार पर आप लेजर का वर्गीकरण कर सकते हो। पहला होता है एक्टिव मीडियम के आधार पर। जो लेजर में अपन एक्टिव मीडियम ले रहे हैं ना, उसके आधार पर भी लेजर को कैटेगराइज किया जा सकता है कि आप किस प्रकार का एक्टिव मीडियम ले रहे हो। या फिर मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरह का लेजर आउटपुट दे रही है, किस तरह से लेजर काम कर रही है, जैसे कंटिन्यूअस या पल्स, या किस तरह का वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो उस आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, लेजर का वर्गीकरण कर सकते हैं। और जो तीसरा टाइप होता है इसका, वो होता है पंपिंग एंड लेजर लेवल, मतलब कि लेजर कितने लेवल की है या फिर कौन सी पंपिंग यूज हो रही है। तो इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, लेजर को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले, बाई एक्टिव मीडियम, कि एक्टिव मीडियम के द्वारा लेजर को कैसे अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो एक्टिव मीडियम के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन है वो है सॉलिड स्टेट लेजर। तो सॉलिड स्टेट नाम से अपन को पता चल रहा है कि एक्टिव मीडियम क्या होने वाला है अपना, सॉलिड स्टेट, मतलब जो कोई ठोस अवस्था वाली कोई वस्तु होगी ना, कोई क्रिस्टल हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना एक्टिव मीडियम। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। सॉलिड स्टेट लेजर क्या होती है, क्रिस्टल और ग्लास, या तो क्रिस्टल होगा या क्या होगा, ग्लास, डोप्ड विद इम्प्योरिटीज। अब क्या होता है, क्रिस्टल और जो ग्लास होते हैं ना, वो प्योर फॉर्म में लेजर नहीं बना सकते, उनके लिए क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी इम्प्योरिटी, डोपिंग चाहिए। तो अपन क्या कर देते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल विद मोर प्रॉपर्टीज, या फिर कह सकते हैं कि डोपिंग में क्या है, डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ पुट इम्प्योरिटीज इन एन इंट्रिंसिक मटेरियल, ठीक है। जैसे कोई भी इंट्रिंसिक मटेरियल है उसमें आप क्या करोगे, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धि हैं, उनको प्रवेश करा दोगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। तो इसको समझ में आया आपको कि एक्टिव मीडियम जो अपन लेके चल रहे हैं, जिसमें लेजर का निर्माण होगा, उसके आधार पर लेजर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला क्या हुआ, सॉलिड स्टेट लेजर, ठोस अवस्था लेजर, ठीक है। ठोस अवस्था लेजर में क्या होगा, कोई क्रिस्टल होगा या फिर क्या होगा, ग्लास। क्रिस्टल और ग्लास में क्या की जाएगी, डोपिंग। डोपिंग किसकी की जाएगी, कोई भी आयंस की, जैसे क्रोमियम आयन हो गए या और कोई आयन जिनकी हमको जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता अनुसार हम आयन सेलेक्ट करके उसकी क्या कर देंगे, डोपिंग, इंप्योरिटी मिला देंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लो सॉलिड स्टेट लेजर के कि एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल है रूबी लेजर, जो आपके सिलेबस में है BSc फर्स्ट ईयर के, ये हमको पढ़ना है रूबी लेजर। इसके बाद में TI सफायर लेजर। तो ये TI सफायर लेजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पर अपने सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। और तीसरे नंबर पे होता है सेमीकंडक्टर लेजर। तो जितने भी सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर भी काफ़ी आजकल प्रचलन में है, तो सेमीकंडक्टर लेजर जितने भी हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट लेजर। कई जगह पे इनको अलग से कैटेगरी बना के
मेंशन कर दिया जाता है सेमीकंडक्टर लेजर, पर अपन इसको सॉलिड स्टेट लेजर में ही मान सकते हैं। इसके बाद में अगला आ जाओ गैस लेजर। तो इसमें तो एक्टिव मीडियम क्या था बच्चों, सॉलिड स्टेट लेजर, और इसमें एक्टिव मीडियम क्या होगा, गैस लेजर। ठीक है, तो एक्टिव मीडियम यहाँ पे क्या रहने वाला है, गैस। ठीक है, तो एक्टिव मीडियम गैस है। ऐसे कौन कौन से लेजर हैं, जैसे हीलियम नियॉन लेजर, तो इसमें गैसियस फॉर्म में है दोनों, हीलियम और नियॉन, तो ये क्या हो गया, हीलियम नियॉन लेजर एक तरह से गैस लेजर का उदाहरण। इसी तरह से आर्गन लेजर, आर्गन लेजर भी क्या है, गैस लेजर है। CO2 लेजर, कार्बन से भी, CO2 गैस से भी लेजर बनाया जाता है, जहाँ पे CO2 किसकी तरह काम करती है, एक्टिव मीडियम की तरह। इसके अलावा N2 लेजर, नाइट्रोजन गैस का जो लेजर होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट गैस का इस्तेमाल करके अपन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैस स्टेट लेजर बना सकते हैं या गैस लेजर बना सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, ये क्या है आपका, डाई लेजर। ठीक है, DYE, डाई लेजर। तो देखो डाई लेजर क्या होता है, डाई लेजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझनी है कि क्या होती है, कि डाई लेजर में जो एक्टिव मीडियम है वो डायरेक्ट डाई नहीं लेते अपन, ये क्या लेते हैं, एक्टिव मीडियम डाई मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होगा या फिर क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड भी ले सकते हैं कभी कभी, पर ज़्यादातर क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट में डाई के मॉलिक्यूल्स मिला दिए जाते हैं। अब ये डाई क्या होती है, कई बच्चों को ये नहीं पता कि सर वही डाई है कि जो बालों में लगाते हैं, नहीं, ये डाई मतलब इसका असली, जैसे आपने सुना होगा कि कारखानों वगैरह में काम में आती है। ठीक है, पेपर प्रिंटिंग के लिए जो शाई काम में आती है उसे भी तो अपन कहते हैं ना डाई। तो उस तरह की, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो हाँ, बालों में लगाने वाले भी, पर जो डाई होती है वो एक अलग ही तरह का मटेरियल है, उसको अपन किस में मिला देते हैं, लिक्विड में मिला देते हैं। ठीक है, या फिर सॉलिड में भी मिला सकते हैं। ये हो गया आपके मीडियम के हिसाब से, एक्टिव मीडियम के हिसाब से लेजरों के प्रकार कौन कौन से कॉमन है, सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर और डाई लेजर। इन जनरल हम इन्हीं लेजर्स को पढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा कैटेगराइजेशन का क्या तरीका है, दूसरा तरीका है भाई मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरह से लेजर वर्क कर रही है उसके आधार पर। तो मैंने आपको जैसे अभी लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, उसमें अपन ने 3 लेवल और 4 लेवल के बारे में बात की थी लेक्चर नंबर 6 में। तो 3 लेवल और 4 लेवल में मैंने आपको बताया था कि जो 4 लेवल लेजर है उसका आउटपुट क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये क्या है, CW कंटिन्यूअस वेव लेजर, और ये क्या है इसका आउटपुट 3 लेवल का, तो हो गया पल्स्ड आउटपुट, और 4 लेवल का क्या हो गया, कंटिन्यूअस आउटपुट। तो 4 लेवल क्या है, कंटिन्यूअस भी दे सकती है और पल्स भी दे सकती है, जबकि जो 3 लेवल है वो क्या देगी, केवल पल्स लेजर। तो इस तरह से आपको पता चल गया ना कि कैसे अपन मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से लेजर का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, या तो कंटिन्यूअस वेव लेजर या फिर पल्स लेजर। इसके बाद आ जाओ भाई पंपिंग एंड लेजर लेवल। तो इसमें अभी मैंने लेजर लेवल के हिसाब से तो नाम लिख दिए, जैसे 3 लेवल लेजर हो गई, 4 लेवल लेजर हो गई, ये इसके टाइप हो गए। 2 लेवल लेजर नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि 2 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता। इस बात को मैं आपको प्रूफ करके भी बता चुका हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से, कि भाई वी कैन नॉट क्रिएट ए 2 लेवल लेजर। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना वो है पंपिंग के आधार पर। तो पंपिंग के आधार पर भी अपन इसको डिफरेंस, मतलब इसके जो कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या कैटेगराइज कर सकते हैं पंपिंग के आधार पर। पंपिंग के आधार पर अगर आपको करना है तो मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि ऑप्टिकल पंपिंग होती है, जिस तरह से प्रकाशीय पंपन, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, मैंने और आपको एक और बताया था इनइलास्टिक कोलिजन। काफ़ी तरह की पंपिंग है, और स्पार्क पंपिंग भी होती है, कई तरह की पंपिंग है ना। तो जितनी तरह की पंपिंग है उसी तरह से अपन लेजर को भी पंपिंग के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये तो टॉपिक अपना हुआ टाइप ऑफ लेजर। इसके बाद में अब अपन डिस्कस करेंगे रूबी लेजर को। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं रूबी लेजर। तो अभी हमने बात की थी टाइप ऑफ लेजर्स के बारे में कि लेजर को किस तरह से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे रूबी लेजर के बारे में, कि रूबी लेजर क्या है। तो रूबी लेजर अपना टॉपिक रहने वाला है। रूबी लेजर को समझ लेंगे। देखो, समझने से पहले इन जनरल बात करते हैं। जैसे आपने कई लोगों की अंगूठियाँ देखी होंगी, आजकल तो कम ही लोगों को अंगूठियाँ पहनने का शौक है, पर पहले जैसे आपके हो सकते हैं पापा या फिर आपके ताऊजी या बाबा वगैरह घर में जो अंगूठियाँ पहनते हैं, तो कई लोगों के क्या है, जैसे क्रिस्टल कोई होता है उसमें, जैसे मानिक होता है, तो रूबी क्या होती है, मानिक, गुलाबी मानिक के कोई क्या कहते हैं अपन, रूबी। पिंक या डार्क रेड कलर की जो होती है ना, तो वो क्या होता है, रूबी क्रिस्टल ही होता है। वो भी जो अपन पहनते हैं
रेड रेड सी डार्क रेड या मेहरून टाइप में थोड़ा सा कलर होता है, पिंक टाइप में, तो उसे क्या कहते हैं अपन, रूबी क्रिस्टल। तो रूबी क्रिस्टल से ही ये रूबी लेजर बनती है। तो इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि रूबी की कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो रूबी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। क्या आता है रूबी की कैरेक्टरिस्टिक में? सबसे पहले कि रूबी लेजर क्या है, एक 3 लेवल लेजर। ये बात तो मैंने आपको जब भी बताई थी जब 3 लेवल लेजर पढ़ाया था कि 3 लेवल लेजर का एग्जाम्पल क्या होता है, रूबी लेजर। तो रूबी लेजर क्यों एक 3 लेवल लेजर है वो अभी आपको आगे टॉपिक में समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ये क्या है, सॉलिड स्टेट लेजर। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी कि रूबी लेजर सॉलिड स्टेट लेजर क्यों है, क्योंकि रूबी क्या है, एक तरह का क्रिस्टल, और क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड, इसलिए इसमें एक्टिव मीडियम क्या हो गया, सॉलिड। एक्टिव मीडियम अगर सॉलिड है तो लेजर भी क्या होगी, सॉलिड स्टेट लेजर, अर्थात ठोस अवस्था लेजर। इसके बाद में कई बार अपन के मन में डाउट भी आता है, अपन सोचते हैं कि यार किसने इसकी डिस्कवरी की, तो ये पॉइंट भी अपन ने इसमें रख लिया कि डिस्कवर्ड बाई माइमैन। ठीक है, तो माइमैन जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, और अराउंड अगर आप पूछें मेरे से कि किस टाइम डिस्कवर हुई थी, तो लगभग 1960 के आसपास की बात होगी कि 1960 से 1 या 2 साल ऊपर नीचे 1960 में ये डिस्कवर हुई थी। इसके बाद में कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि रूबी क्रिस्टल होता क्या है। तो रूबी क्रिस्टल क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड एक तरह से, और इसमें क्या होती है बच्चों, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। इम्प्योरिटीज किसकी मिक्स कर रहे हैं अपन, क्रोमियम की, Cr3+। तो क्रोमियम की 0.05% इम्प्योरिटीज अपन क्या कर देते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग मैंने आपको बताया, डोपिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या करते हैं अपन, कोई भी इंट्रिंसिक मटेरियल में इम्प्योरिटीज अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, डोपिंग। डोपिंग अपन ने 12th क्लास पढ़ के आए हो आप। 12th क्लास में जैसे अपन ने सेमीकंडक्टर वाली यूनिट पढ़ी है आपने, है ना। तो सेमीकंडक्टर वाली यूनिट में आपने देखा होगा ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट डोपिंग, उससे अपन क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सब किससे बनते हैं, डोपिंग से तो बनते हैं। तो डोपिंग से आप सभी फैमिलियर हो, तो उसी तरह से इसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग की वजह से इसका जो पिंक कलर है, ठीक है, वो निकल के आता है। ये आपको पता चल गया। रूबी क्रिस्टल का दूसरा नाम गुलाबी मानिक भी है, ठीक है। इसके बाद में पंपिंग मेथड की अपन बात करें कि कौन सी विधि से इसमें पंपिंग की जाती है या पंपन किया जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है ऑप्टिकल पंपिंग की जाती है, प्रकाशीय पंपन किया जाता है। मतलब फोटोन आपतित कराए जाएंगे, फोटोन ही क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इसके बाद में एक्टिव मीडियम क्या है, इसमें एक्टिव मीडियम बार बार बात हो चुकी है, रूबी क्रिस्टल है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए रूबी क्रिस्टल 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर में आप पहले क्या लिखोगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म। उसके बाद क्या बनना होगा, इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या देखना है अपन को, इसका कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, संरचना कैसे करनी है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे वर्किंग। तो अभी अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसके गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक सारी समझ में आ गए होंगे। 1 बाई 1 अपन ने सभी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है कि जो रूबी रॉड होती है वो एक्टिव मीडियम का काम करती है। अब ये जो बीच में आपको रॉड दिख रही है, ठीक है, ये आपको जो ये रॉड दिख रही है ना, ये वाली बेलनाकार रॉड है ये, तो ये किसका काम करेगी, आपको रूबी रॉड है एक तरह का, एक्टिव मीडियम का ये काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है रूबी रॉड, और यही आपका क्या है, एक तरह से एक्टिव मीडियम भी है, यही एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम। नेक्स्ट मैंने इसमें देखो क्या बना रखा है। नेक्स्ट अपन ने इसके जो गोले पे जैसे अपन ने कुंडली नुमा कुछ लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये कुंडली नुमा जो संरचना अपने इस पे लपेटी हुई है, ये क्या है, जीनॉन फ्लैश लैंप। अब कुंडली नुमा जो संरचना अपन लपेट रहे हैं, इसको आप इस तरह से समझो, जैसे आपने CFL देखी होगी जो राउंड 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 करके आती थी, मतलब इस तरह से घूमी हुई। जो पहले CFL चलती थी, एक तो ऐसे ट्यूब के आकार की और एक इस तरह के आकार की, है ना। तो इसी तरह का ये क्या है, एक तरह का लैंप है, मतलब एक तरह का लट्टू है, बल्ब है, जिससे अपन को क्या मिलता है, प्रकाश। पर क्या है, जीनॉन गैस से बना है, जीनॉन गैस से आप सभी फैमिलियर हो। और कैसा लैंप है, फ्लैश लैंप। जैसे आपके मोबाइल्स में क्या होती है, फ्लैश लाइट होती है ना, एक साथ ही तीव्र प्रकाश, जैसे अपन फोटो खींचते हैं तो फ्लैश जलता है, एक साथ ही क्या होता है, तीव्र प्रकाश निकलता है, उससे क्या है, फोटोन आपतित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जीनॉन फ्लैश लैंप का पंपिंग करवाएगा ये। जीनॉन फ्लैश लैंप क्यों लगाया अपन ने, पंपिंग सोर्स है ये, एक तरह का आपका पंप है एक तरह से, ये मान लो, है ना।
इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जीनॉन फ्लैश लैम्प को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी आपको, एक बैटरी की। कोई भी चीज़ चाहिए उसको पावर देने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, सेल चाहिए। तो बैटरी लगा दी, साथ में रेजिस्टेंस लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया, अगर कोई चार्ज एक्स्ट्रा है तो उसे डिस्चार्ज करने के लिए इसको, ठीक है। और रजिस्टर भी लगा दिया अपन ने इसको डैमेज होने से बचाने के लिए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिरर, जो मिरर M1 और M2, ठीक है। तो जो मिरर M1 है वो क्या है, कंप्लीटली सिल्वर्ड, अर्थात पूर्णतः है परावर्तक। मतलब अब इसमें जब लेजर बनेगी तो क्या होगा, अंदर जो ये कैविटी है इसको अपन क्या कहते हैं, कैविटी, गुहिका। तो इसके अंदर जो फोटोन बनेंगे तो वो आपस में बैक एंड फोर्थ गति करेंगे आगे पीछे की तरफ। और आगे पीछे की तरफ अगर गति करेंगे तो किस तरह से गति कराई जाएगी, बैक एंड फोर्थ गति जब ही तो होगी जब क्या है कि ये क्या हो, एक तरह से कंप्लीटली सिल्वर्ड, मतलब कोई भी जो फोटोन है वो बाहर नहीं चला जाए। अगर एक्टिव मीडियम से बाहर चला जाएगा तो वो लॉस्ट हो जाएगा, अपने कुछ काम नहीं आएगा। अपने कब काम आएगा, जब वो इस कैविटी के अंदर रहे। और कैविटी के अंदर रहने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे या तो यहाँ से बाहर जा सकता है या फिर यहाँ से बाहर जा सकता है, क्योंकि इसी तरह से उसका मोशन है बैक एंड फोर्थ। तो ये भी लगभग कंप्लीटली सिल्वर्ड है और शुरू में ये भी कंप्लीटली सिल्वर्ड ही मान लो आप। फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, 95% सिल्वर्ड कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि लेजर आउटपुट निकल सके। लेजर तो अपन निकालेंगे प्रकाश, उसके लिए तो अपन को चाहिए, तो 95% ही सिल्वर्ड किया जाता है, जिससे जो 0.5% अपन ने छोड़ा है उससे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल लेजर लाइट अपन को मिल सकती है, ठीक है। तो तीसरी पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इन मिरर्स का क्या यूज है, मिरर्स के बारे में हमने समझ लिया। मिरर्स के बाद में जो नेक्स्ट हमको समझना है, कोल्ड वाटर इनलेट और आउटलेट। तो देखो, जब ये लेजर का निर्माण होता है, प्रकाश निकलता है, इस सब प्रोसेस में फ्लैश लैंप जलता है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा ये हीट करता है, हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक वाटर इनलेट पाइप लगा देते हैं, जिससे कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर, इसमें अपन क्या है, कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, शीतलक की तरह। तो कूलेंट, इसका काम क्या है, कूलेंट का, इसको ठंडा रखने का, जिससे मशीन खराब ना हो। तो कोल्ड वाटर इनलेट और एक आउटलेट, ठीक है। इनलेट और आउटलेट का मतलब समझ में आ गया। यहाँ से आप इसको कोल्ड वाटर को इंसर्ट कराओगे, ये इसको ठंडा करेगा, जब ये गर्म हो जाएगा यहाँ से आउटलेट हो जाएगा, दोबारा नया कोल्ड वाटर अपन इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन में कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना कोई खास पॉइंट नहीं है, आप पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि जैसे कि लेजर जो होती है, रूबी लेजर, उसमें एक्टिव मीडियम क्या लेते हैं अपन, रूबी का। इसके बाद में जो रूबी क्रिस्टल है उसमें किसकी डोपिंग की जाती है, क्रोमियम आयंस की। क्रोमियम आयंस की डोपिंग करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें जीनॉन फ्लैश लैंप लगाते हैं। जीनॉन फ्लैश लैंप कैसी पंपिंग करता है, ऑप्टिकल पंपिंग करता है। मिरर्स कैसे लेते हैं, एक मिरर कंप्लीटली सिल्वर्ड और दूसरा पार्शियली सिल्वर्ड या 95% सिल्वर्ड। ठंडा रखने के लिए शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड वाटर का, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, बस यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब इसको अपन देख लेते हैं एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा। एनर्जी डायग्राम इसकी वर्किंग में आएगा। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद में जो टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्किंग। तो वर्किंग को समझ लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Ruby laser. In this type of laser, the lasing material is a solid. A ruby laser consists of a flash tube, a ruby rod and two mirrors. One of the mirrors is partially silvered. The ruby rod is the lasing medium and the flash tube energizes the medium. The flash tube fires and injects light into the ruby rod. The light excites atoms in the ruby. Some of these atoms emit photons. Most of these photons move in a direction parallel to the axis of the ruby rod and they bounce back and forth from the mirrors. As they pass through the crystal, they stimulate emission in other atoms. These photons come out through the partially silvered mirror as a monochromatic single phase and columnated laser. लेजर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रूबी लेजर की वर्किंग को हमने समझना है, कंस्ट्रक्शन को हमने समझ लिया था कि कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है रूबी लेजर, कैसे इसकी संरचना है। कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी हमने बात की थी कि किन किन कंपोनेंट्स की हमको आवश्यकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसकी वर्किंग, हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। तो वर्किंग को देखने से पहले एक दो पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने से रह गए थे कंस्ट्रक्शन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल पॉइंट है, उनको लिखने की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो रूबी रॉड हम लेते हैं, रूबी रॉड के क्या डायमेंशन है।
तो रूबी रॉड की जो लेंथ होती है वो जनरली 5 सेंटीमीटर की रखी जाती है, और रूबी रॉड का जो डायमीटर होता है, या रूबी रॉड जो अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो ये डायमीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर और डायमीटर अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1:5 का रेशो रहता है डायमीटर और लेंथ में इन जनरल। इसके बाद में जो ये रूबी क्रिस्टल होता है, या रूबी जो लेजर है एक तरह से, या पूरा एक्टिव मीडियम है, ये किन किन कलर को एब्जॉर्ब करता है और किन किन कलर के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। तो वॉयलेट, येलो और ग्रीन कलर को तो क्या कर लेता है ये एब्जॉर्ब, वॉयलेट, येलो और ग्रीन, ठीक है। और किस किस के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, किन किन को जाने देता है, रेड और ब्लू कलर को। तो जो आपको वेवलेंथ मिलने वाली है वो किसके करीब मिलने वाली है, रेड के। और रेड की वेवलेंथ आप सभी को पता है 650 नैनोमीटर होती है। तो जो आपको लेजर मिलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी तकरीबन 650 नैनोमीटर या 6500 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। अभी जो हमने डायग्राम बना रखा था इसके कंस्ट्रक्शन का, उसको आप थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। उसमें अपन ने क्या लगा रखा था, एक जीनॉन लैंप लगा रखा था एक एक्टिव मीडियम के ऊपर। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करोगे, बैटरी हमने लगा रखी थी, तो बैटरी से जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑन करोगे, तो पावर सप्लाई को ऑन करते ही जो जीनॉन लैंप है वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ये आपका क्या है रूबी लेजर, और ये क्या हो गया आपका जीनॉन लैंप, ठीक है। मैं शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूँ एक। तो इसको क्या करा अपन ने, पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। पावर सप्लाई ऑन करते ही क्या होगा, ये फ्लैश लैंप ऑन हो जाएगा और इससे क्या होंगे, फोटोन इमिट होंगे। और फोटोन जो इमिट होंगे वो रूबी क्रिस्टल में मौजूद इम्प्योरिटी के क्रोमियम आयन Cr3+ आयन, इसको क्या कर देंगे, एक्साइट करेंगे। तो क्रोमियम के जो आयन है वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एनर्जी ये 2 बैंड में एब्जॉर्ब करते हैं, या तो ये 5600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश एब्जॉर्ब करेंगे या 4100 एंगस्ट्रॉम का। अगर 5600 एंगस्ट्रॉम वाली एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की तो ऑब्वियस सी बात है इनकी फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम। और अगर 4100 एंगस्ट्रॉम का इन्होंने प्रकाश क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 5600 एंगस्ट्रॉम वाले से ये 3A लेवल में या फिर 3B लेवल में पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, आप सभी जानते हो इसका नाम एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो अब्सॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, अब्सॉर्प्शन किससे होता है आपको पता है, इनकमिंग फोटॉन्स से। जो फोटोन क्रोमियम आयंस पे आपतित हुए उसकी वजह से क्या है, क्रोमियम आयंस क्या हो गए, एक्साइट हो गए हायर एनर्जी स्टेट्स में। हायर एनर्जी स्टेट्स कौन कौन सी हैं, 3A और 3B। कुछ तो गए 3A में, कुछ गए 3B में। जो 3A में गए, ये जो बैंड है 3A बैंड, ये ब्लू कलर का बैंड है, और जो 3B है ये ग्रीन कलर का बैंड है। इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे, इन जनरल मैंने आपको बता दिया। अब ये जो 2 एनर्जी लेवल थे आपके 3A और 3B, ये क्या थे, एक्साइटेड स्टेट्स हैं ये, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट्स कह लो, तो एक्साइटेड स्टेट्स का जो जीवन काल है वो आपको सभी को पता है कम होता है 10⁻⁸ सेकंड के लगभग। तो इनका जीवन काल क्या था, कम था, 10⁻⁸ सेकंड के आसपास है। तो ये क्या करेंगे, जल्दी से डिके हो जाएंगे। पर हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है कि नहीं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 2 मेटास्टेबल स्टेट्स की। तो ये क्या करेंगे, एक नॉन रेडिएटिव डिके, मैंने आपको कल बताया था ना, नॉन रेडियोएक्टिव डिके, नॉन रेडिएटिव, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव डिके, ठीक है, अविकरणीय, ठीक है। तो नॉन रेडिएटिव डिके या कह लो स्पॉन्टेनियस इमिशन की मदद से किस में चले जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट का जीवन काल क्या होता है, ज़्यादा होता है, लगभग 10⁻³ सेकंड से 10⁻⁶ सेकंड तक का हो सकता है। इससे 100 गुना से लेके और 10,000 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 1,00,000 गुना तक ज़्यादा हो सकता है इसका जीवन काल मेटास्टेबल स्टेट का। अब क्या हुआ, आपने देखा जो क्रोमियम के आयन थे एक्साइटेड स्टेट में आ गए थे, एक्साइटेड स्टेट से ये किस में चले गए, मेटास्टेबल स्टेट में। किसके लिए गए, पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाने के लिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन बन जाएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन रह जाएगी कम, यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि इन स्टेट्स का जीवन काल कैसा है, ज़्यादा। इन स्टेट्स का जीवन काल है ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज़्यादा बनने लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जब इनकी पॉपुलेशन हो जाएगी काफ़ी, तो उनका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ जीवन काल, जैसे 10⁻³ सेकंड से 10⁻⁶ सेकंड के बीच। तो इस दरमियान क्या होगा, इस दौरान फोटोन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन से फोटोन निकला तो वो किसको ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन को। जो फोटोन निकलेगा वो क्या करेगा, दोबारा इस पे जाएगा। और अगर आप फोटोन के जरिए स्टिमुलस कर रहे हो फोटोन के जरिए, तो फिर कौन सा इमिशन होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन। तो यहाँ पर कौन सा उत्सर्जन होगा, उद्दीप्त उत्सर्जन। ये कौन सी घटना है, उद्दीप्त उत्सर्जन की। ये तो थी अब्सॉर्प्शन की, ये है उद्दीप्त उत्सर्जन की, ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन की। तीनों ही घटनाएं
काम आ रही हैं अपने। तो ये क्या हो गया, उद्दीप्त उत्सर्जन। उद्दीप्त उत्सर्जन, अब जैसे ये लेवल अलग है तो और ये लेवल अलग है, तो इनसे जो प्रकाश है ये भी अलग अलग लेवल में जाएगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो इनसे जो प्रकाश है मतलब इनसे जो डिके हो रहा है ये सेम लेवल में नहीं हो सकता, ये भी अलग अलग लेवल में होगा। लेट सपोज इसका नाम लेवल 1 है, इसका नाम लेवल 2 है। लेवल 1 से जो प्रकाश आपतित होगा, लेवल 1 से जो लेजर लाइट निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो है लगभग 6943 एंगस्ट्रॉम, जबकि लेजर 2 से जो वेवलेंथ निकलेगी उसकी वेवलेंथ है 6929 एंगस्ट्रॉम। इसकी ज़्यादा वेवलेंथ है क्योंकि एनर्जी गैप कम है, क्योंकि जो ये होता है ये क्या होता है, डेल्टा ई के बराबर, और डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू या फिर एस सी अपॉन लैम्बडा। तो जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर आपने ये लाइन तो छोटी बनाई है, ये लाइन बड़ी बनाई है, छोटी लाइन की वेवलेंथ ज़्यादा क्यों है? लाइन छोटी या बड़ी होने से मतलब नहीं है, मतलब किससे, फॉर्मूले से, डेल्टा इक्वल टू क्या है, एस सी अपॉन लैम्बडा। जितना एनर्जी गैप कम, वेवलेंथ उतनी ज़्यादा। तो जो छोटा है एनर्जी गैप उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा, जो बड़ा एनर्जी गैप उसके लिए वेवलेंथ का मान कम होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए रूबी लेजर और वर्किंग कैसे होती है एक रूबी लेजर की। यहाँ तक आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। रूबी लेजर निकल जाएगी यहाँ से। रूबी लेजर जो ये होगी ये लगभग कैसी होगी, लगभग रेड कलर की, ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। अब जो एग्जाम में आता है, आप वर्किंग इजीली लिख दोगे, आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई। वर्किंग में कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, क्रोमियम के आयंस ने क्या किया, प्रकाश को अपने अंदर वो किया, एब्जॉर्ब किया, जो किससे मिला था, फ्लैश लैम्प से, जीनॉन फ्लैश लैम्प से। फिर ये किस में एक्साइट हो गए, 3A और 3B लेवल में एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद ब्लू और ग्रीन बैंड में चले गए, ठीक है। और इनका क्या था, जीवन काल कम था इन दोनों स्टेट्स का, 10⁻⁸ सेकंड था। नॉन रेडिएटिव डिके हुआ या फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ। स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद किस में आ गए, मेटा स्टेबल स्टेट में। मेटा स्टेबल स्टेट में कुछ समय, ज़्यादा समय रहने के बाद क्या हुआ, अपने आप ही उद्दीप्त उत्सर्जन के जरिए, पहले कौन सा उत्सर्जन हुआ, स्वतः उत्सर्जन, उसने किसको ट्रिगर किया, उद्दीप्त उत्सर्जन को। तो उसके बाद में क्या है, लेजर का निर्माण हो गया। दो वेवलेंथ मिली, 6943 एंगस्ट्रॉम और 6929 एंगस्ट्रॉम। पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो किसकी ज़्यादा है, 6000 जो ये वाला प्रकाश है ना जिसकी लैम्बडा कितनी है, 6943, ये मच ग्रेटर है किसके कंपेयर में, 6929 एंगस्ट्रॉम वाली के कंपेयर में। लगभग 1:4 का अंतर है। अगर ये 4:1 में मतलब इनका निर्माण होता है, 4 टाइम ग्रेटर होती है ये 6943 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रूबी लेजर की वेवलेंथ कितनी है, और अगर ऑप्शन ABCD में अलग अलग दे रखे हो तो आप किसको प्रीफर करोगे, 6943 एंगस्ट्रॉम को। वैसे दोनों ही दिए जाते हैं एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग खत्म हो गए। तो हमने अभी देखा कि रूबी लेजर की वर्किंग किस तरह से अपन देख सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम से वर्किंग को किस प्रकार समझा जा सकता है। इसके अलावा मैं एक एनिमेशन भी ऐड कर दूंगा, एनिमेशन आपको दिख जाएगी जिसमें आप इसकी रूबी लेजर की पूरी वर्किंग देख सकते हो, ठीक है। तो एनिमेशन क्लिप आपके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन को देखना है कि रूबी लेजर तो अपन ने पढ़ लिया, इसके क्या क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन पढ़ते हैं तो उसकी ड्रॉबैक और एडवांटेज अपन को पता होना चाहिए, तभी तो अपन उसे दूसरे कोई और लेजर से कंपेयर कर पाएंगे कि इसमें क्या ड्रॉबैक है, उसमें क्या ड्रॉबैक थे और उसके क्या एडवांटेज है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप जानते हो कि ये 3 लेवल लेजर है। अगर 3 लेवल लेजर होगी तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, पल्स्ड आउटपुट। ये केवल कैसा आउटपुट प्रोवाइड करा सकती है, पल्स्ड आउटपुट या फिर स्पंद के आकार का आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको 3 लेवल लेजर में भी बता दिया था। इस तरह से इसका आउटपुट होता है।
तो इसमें बीच बीच में क्या आता है, डिले आ जाता है। ये जो डिले है ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव करना है, एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, n2 इज ग्रेटर देन n1 वाली कंडीशन। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ग्राउंड स्टेट भी इन्वॉल्व हो रही है लेजिंग एक्शन में। तो लेजिंग एक्शन में ग्राउंड स्टेट भी इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से इसमें n2 इज ग्रेटर देन n1 अर्थात पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इसका आउटपुट कैसा होता है, पल्स्ड आउटपुट, या फिर कह लो स्पंद जैसा आउटपुट। इसमें से आपको क्या नहीं मिल सकता, कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं मिल सकता, सतत आउटपुट नहीं मिल सकता। तो पहला तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। दूसरा इसका क्या डिसएडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी हीटिंग। तो देखो हीटिंग आप सभी समझते हो कि हीटिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई भी डिवाइस हो उसको ख़राब कर देती है। ज़्यादा देर तक अगर हीटिंग होगी तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ख़राब होने लगेंगे। तो इसमें क्या है, जीनॉन लैंप हमने काम में ले लिया। जीनॉन लैंप में आप जानते हो कि प्रकाश जैसे निकलता है तो उससे क्या है, हीटिंग होती है। जीनॉन लैंप की वजह से क्या होती है, हीटिंग ज़्यादा होती है। लेजिंग एक्शन होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, उससे क्या है, हीटिंग होने लगती है। तो हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा रहती है। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, इसमें कूलेंट की आवश्यकता होती है। जैसे अपन ने कौन सा कूलेंट यूज़ किया था, कोल्ड वाटर। तो अपन को क्या है, इसमें हमेशा एक कूलेंट लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी दूसरा डिसएडवांटेज कह लो या ड्रॉबैक है या लिमिटेशन कह लो कि इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम है, तो कूलेंट ऑलवेज नेसेसरी रहता है। और तीसरा जैसे इसका जो ड्रॉबैक है वो कह लो कि इसमें जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। PI इज डिफ़िकल्ट। क्यों है डिफ़िकल्ट, बिकॉज इट इज़ ए 3 लेवल लेजर। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये कैसी है, 3 लेवल लेजर। तो त्रिस्तरीय या 3 लेवल लेजर होने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में हमको दिक्कत आती है। और इसी वजह से क्या है, पंपिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। पंपिंग इज हार्ड, ठीक है। सपोज करो उसी तरह की स्थिति बन जाएगी, आप अपने जो कूलर का पंप होता है ना, कूलर का पंप आपने सभी ने देखा होगा, आप अपने कूलर के पंप को छत पे पानी पहुंचाने के लिए काम में लेने लग जाओ तो क्या हालत होगी, नहीं पहुंचा पाएगा, दिक्कत आएगी। पहुंचाएगा तो बहुत कम पहुंचाएगा, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी। उसी तरह से क्या है, इसमें जो पंप है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपको लगातार पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवा सके, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो कैसा मिलेगा, पल्स्ड आउटपुट। केवल 3 लेवल हैं अपने पास। पहला लेवल किसको कहेंगे, इसको। दूसरा लेवल किसको कहेंगे, इसको। तीसरा लेवल इसको। तो ये बात भी आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि रूबी लेजर क्यों एक 3 स्तरीय लेवल है, लेजर है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, 3 लेवल हैं। अब ये तो क्या है, अलग अलग इसके बैंड है, तो बैंड से कोई मतलब नहीं है। लेजर तो कितनी है, 3 लेवल लेजर ही है। ड्रॉबैक आपको समझ में आ गए होंगे कि पल्स्ड आउटपुट मिलता है, कंटिन्यूस आउटपुट नहीं मिल सकता, हीटिंग की इसमें प्रॉब्लम रहती है। और तीसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन, PI का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक 3 लेवल लेजर है। और पंपिंग इसमें क्या होती है, हार्ड होती है। तो इसी के साथ अपना टॉपिक रूबी लेजर यहाँ पे खत्म होता है। रूबी लेजर आपको समझ में आ गया होगा। आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हर साल या तो रूबी लेजर या हीलियम नियॉन लेजर, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग और ड्रॉबैक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो आज के लेक्चर को अपन यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हीलियम नियॉन लेजर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।